आते हैं और बहुत आपस में ऐसा यूं यूं अभी खाऊं कि क्या करूं मैडम, कितना कुछ डाल दिया, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है मैडम, इसके में तो मुझे जाना ही नहीं है और कुछ नहीं करना है। बस अब इसने मेरे माँ पिताजी सबको जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया और फिर अभी कुछ नहीं मैडम, अभी ऐसे मुझे काउंसलर को सामने बैठे हुए थोड़ा सा पीछे हटके लड़के और लड़कियां बोल देती हैं, जाने दो, ये कितनी भी बोलेगी अभी घर में आऊंगी, मुझे नहीं लेके जाना। अब काउंसलर के पास हस्बैंड और वाइफ दोनों ही आते हैं, बाहर फैल्टन बैठी रहती है, माँ पिताजी, वो मामा जी मामी जी फूफा जी पापा जी बुआ जी, फिर उसके बहन भाई और बहुत सारी फैल्टन, और इतने लोगों को अगर अंदर नहीं आने दिया तो उधर से बाहर से फोन करते रहते हैं, काउंसलर चेंबर के बाहर से कुछ सुनते रहते हैं और फिर कुछ चलते रहता है उनका आपस में, हाँ क्या हुआ, अरे वो हमारा वो हवलदार बाहर निकालता उनको, अरे बाबूजी आप पीछे जाइए ना, फिर वो मॉल के अंदर ऐसे ऐसा हुआ था, ऐसे किया तुमने है, फिर वो उधर से वो आएंगे शायद, अगर ऐसा मैरिज काउंसलर अगर प्रोवोक करता है तो शायद फाइटिंग वाली दुनिया ही वो चेंबर में हो जाएगी, और फाइटिंग म्हणजे मारा मारी, पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा इतने तक। तो कितना हम लोगों को, मुझे हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, हम लोगों आप लोगों को जो अब आपके एक्सपर्ट्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, इन सब बातों को लेकर आपका फील्ड प्लेसमेंट और भी अलग होता है। हम लोगों को सीखने के बाद लगता है कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, पर मैं कहूँ मैं आज भी सीख रही हूँ, क्योंकि हर एक केस से हर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो हाउ मैरिज काउंसलिंग वर्क्स, तो कपल्स कैन डिसाइड टू रीबिल्ड देयर मैरिज। हम स्लाइड पे जाएंगे। Next, how marriage counseling works. Counselor helps couple to develop skills to better communication with partner. हमारा काम ये नहीं, अरे तू असं कर, अरे तू असं करून बघ, अरे मग तू असं कसं नाही केलं, और ऐसे करते हैं क्या कोई, ऐसा नहीं करते, हाँ नहीं ये बराबर बोल रही है, हाँ नहीं ये तो तुम, वी आर मैरिज काउंसलर्स, तो हमें मदद करनी है सोशल वर्क का पहला तत्व। काउंसलर हेल्प्स कपल टू डेवलप स्किल्स टू बेटर कम्युनिकेशन विथ पार्टनर। अब गालियों के साथ भी लोग बातें करते हैं, क्योंकि मन में क्रोध है, तो जो क्रोध है तो मन का दिमागी जो चल गया है, दिमाग में जो बैठ गया है धारणाएं, तो वो तो चली जाती है, फिर मुंह से तो कुछ भी शब्द आने लगते हैं, फिर वो पकड़ के रखते हैं, फिर ऐसा ही करता है ना, यही करता है, इसी की वजह से हुआ है। हेल्प्स कपल रिजॉल्व पास्ट इश्यूज एंड assumptions, conflict resolution and productive problems solving strategies। अभी मैंने जो रुमाल हैंकरचीफ की बात की कि हम लोगों को पहले गठन कौन सी निकालनी है, तो ही हम वो प्लेन वाले रुमाल पर जाएंगे। प्लेन वाला रुमाल फिर भी वो क्रीज उसकी खराब हो ही जाएगी, वो कोई एकदम पहले जैसा नहीं होगा, हमें प्रयास ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैडम आपने वो खोल दिया रुमाल, दिखाइए मुझे, खोलिए बताइए, कैमरा ऑन कर दीजिए। अब देखिए इनका इतना अच्छा रुमाल था, पर आप अगर नजदीकी से देखेंगे तो इस पर दिख रहा है ना आपको कि क्रीजेस हैं, अच्छा रुमाल का गठान भी छोड़ी है हमने, पर उस पर हमें क्रीजेस दिख रहे हैं, वो सामान्य नहीं होगा, कुछ बातें आदमी काला है कसमें वहां जीवन पर छोड़ देता है, कभी कुछ वो भूल सकता है, और भूलकर कुछ बातें उसमें वो सुधारना ला सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। काउंसलर कैन प्रोवाइड न्यूट्रल टेरिटरी टू हेल्प कपल्स एग्री अपॉन एंड वर्क थ्रू थॉट इश्यूज विद सपोर्ट, दो इश्यूज, वर्क थ्रू दो इश्यूज विद सपोर्ट।
स्लाइड पे जाएंगे। Couples can decide to rebuild their marriage and make a renewed commitment. Renewed commitment, ना? हमारा पुराना नहीं अभी with modified. Renewed commitment or clarify the reason why they need to separate or end marriage or why reunion is there. Importance of marriage counseling. Next slide. बहुत टेक्निकल इशू है ये और इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज काउंसलिंग म्हणजे एनालाइज पैटर्न्स. Counselor can help to analyze the behavioral pattern and identify triggers that lead to conflict. Mediator or coach. The counselor acts as a sort of mediator between the couples and facilitates healthy and effective communication. अगर हम पुरानी बातों को लेकर अगर साथ में चले तो पुरानी बातें फिर अभी की बातें और फिर आगे वाली बातें, अरे रामा रामा रामा, हम इतना सारा अगर पुराना बातों को लेकर चले और वही दिमाग में डाल के रखें तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा. इसलिए मैरिज काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस है. Tools to improve communication. Count down please. पहले ना एक एड आती थी, वो पान पराग की एड, अगर किसी को याद है, वो लड़की बोलती है शादी और तुमसे कभी नहीं, और फिर वो पान पराग खा दिया, शादी और तुमसे कभी नहीं ना. तो वो उसको वही बोलना है, पर शादी और तुमसे कभी नहीं. तो बातों को बोलना, संवाद, और हर जगह पे अरे मेरा प्यार है ना तुम पर, मैंने कभी नहीं बताया है क्या, प्यार कितना किया है मैंने, क्या तुम्हारे लिए मैंने रोटियां नहीं बेली. लड़का बोलता है क्या मैं क्या बाहर क्या कंचे खेलता हूँ, रोटियां खेलता हूँ, क्या मैं ऐसे करता हूँ, अरे मैं क्या घर में फिर मैं भी क्या बैठी रहती हूँ. तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन की वजह से प्यार से प्यार, राग से राग, मुंह से मुंह, मत्सर से मत्सर, क्रोध से क्रोध, ये दुगना दुगना हो जाता है. और प्यार से प्यार ये दुगना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ते रहता है. तो इन्हीं बातों को अगर धारणाएं हमारे बदल चुके हैं हम लोगों ने, तो टूल्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये बात हम दूसरी तरीके से बता सकते थे. इस बात को हम ध्यान में रखेंगे. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो वास्तव है उसी के साथ चलो, अवास्तव के बारे में ध्यान मत दो. दूसरे के घर में इतना बड़ा इंच का टीवी लाया है, उन्होंने तो डबल डोर फ्रिज खरीदा है, अरे लोन पे सब मिलता है ना, लेके आओ, इंस्टॉलमेंट में काट देंगे. फिर क्या ये जरूरी है, टीवी तो वही दिख रहा है. स्टेटस स्टैंडर्ड इतना ही होगा. अभी तो कोरोना में कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, इतना बड़ा मैं टीवी लेके तो फंस गई, क्रॉकरी इतनी सारी लाई थी, कोई आता ही नहीं है खाने के लिए. अब ये मैं क्रॉकरी किसको दिखाऊं. ये जो मैंने क्या माइक्रो ओवन बोलते शायद उसको, गर्म करते हो, हाँ माइक्रोवेव, वो लाया था, कोई आता ही नहीं, इसको गर्म करके खिलाओ. ये वो अभी तो कोविड में ऐसे हो चुका है कि हम सब लोग तो योद्धा हो चुके हैं. हमने घर में बहुत कुछ लोगों को खोया है, बहुत लोगों को पाया है, बहुत कुछ बातें सीखी हैं, बहुत कुछ लोगों को हमने खोया. बहुत बुरी बातें हमारी परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था में आ चुकी हैं. इस पर भी विचार और गौर करने की जरूरत है. हम अगर सोशल वर्कर, अगर क्षेत्रीय फील्ड वर्क करने जाएं और लोगों को कुछ बातें समझाने लगे तो बोलेंगे क्या पैसे लाए हो क्या हमारे लिए, हमारे लिए कौन सी योजना लाए हो, चलो हटो, आए बड़े 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 करने, यूं क्यों, क्या हमें कुछ समझता नहीं है, आप क्या बताने जा रहे हैं. ऐसी सारी परिस्थिति हम पर भी आएगी जब हम फील्ड वर्क करने जाएंगे या कुछ काम करने जाएंगे. तो ये फील्ड वर्क के लिए हमें बहुत जरूरी होगा
कि लोगों को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और काउंसलिंग का काम भी यही करना है, क्रिएट रियलिस्टिक पिक्चर रादर देन who the other partner wants him or her to be, and learn to accept the differences. हाँ, हमारे विचार अलग अलग हैं, सोच लो, होता है ऐसा, पर अलग अलग विचारों को हम अब इस अभी आए हुए अवस्था को व्यवस्था का रूप तो दे सकते हैं, है ना? Accountability. Counselors will often assign homework and role model techniques for the couple in an effort to create patterns that stand the test of time. इस परीक्षा के काल में हमें बहुत कुछ उनसे बातें करके, मैंने अभी ये टेक्निक यूज किया, अरे वाह, हाँ अभी ना मैंने आपसे रैपोर्ट एस्टेब्लिश किया है, ठीक, रैपोर्ट एस्टेब्लिश किया, अच्छा आपकी ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, हाँ बिल्कुल मेरे और आप में रहेगी, ये अभी टेक्निक मैंने किया, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मैंने जॉइंट, हाँ आप दोनों बेटे आपका एक इंटरव्यू लिया, हाँ ये अभी मैंने केस स्टडी किया, अभी आपका मैंने बॉडी लैंग्वेज ना ऑब्जर्व कर लिया, बॉडी लैंग्वेज, क्या ऐसे हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। हमारे स्किल्स, हमारे टेक्निक्स, हमारे रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट, हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारे पैटर्न्स, हमारे काउंसलिंग के पैटर्न्स, हमारे मॉडिफिकेशन के पैटर्न्स, हर एक कुछ अलग अलग है और एक में से जुड़े हुए हैं। तो इन जुड़े हुए बातों को लेकर, साथ में लेकर हमें इन सबका तालमेल जोड़ना है। इफेक्टिवनेस ऑफ मैरिज काउंसलिंग। जनरली, स्लाइड पे जाएं, generally marriage counseling is most effective when both spouses participate and are willing to work on the relationships. ना एक से ही बात कर ली, एक के बारे में देख लिया और एक ही को, तो दूसरे को लगेगा मेरे तो सुन ही नहीं रही है, शायद ही इनका कुछ मेल हो चुका है पहले ही, ऑफिस के बाहर ये लोग मिले हैं, क्योंकि मन में क्रोध है, मन में गैरसमझ है, मन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो बात तो कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए मैरिज काउंसलर का रोल इफेक्टिव होना जरूरी है। वर्क्स बेस्ट व्हेन each other's desires and motivations, aware of and respect each other's desires and motivations. ना हम लोगों को स्लाइड आपको दिख रही है, पर मैंने उससे हाईलाइट किया हुआ ही मैं बता रही हूँ। Willingness to undergo marriage counseling. Ideally, they must have decided to themselves that instead of throwing in the towel, they wish to work on the marriage and address the problems that have arisen. Couples must have realistic expectations. Next. This is the most important slide. Behind every happy couple lies two people who have fought hard, overcome all obstacles and interference to be that way. Why? Because it's what they wanted. ना किम जॉर्ज ने कहा है, तो हमें इस प्रकार से ही करना है। हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। कंक्लूजन। हर एक बात का, हर एक वक्तव्य का एक सार होता है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो हम कंक्लूजन पर जाएंगे कि मेकिंग द डिसीजन टू गो टू मैरिज काउंसलिंग कैन बी टॉट। If you have a troubled relationship, seeking help is more effective than ignoring your problems or hoping they get better on their own. कभी कभी बातें हमारे तरफ से नहीं हो जाती हैं, तो किसी ने सुझाव दिया तो उसमें करना चाहिए। Sometimes taking the first step by admitting the relationship needs help is the hardest part. हो सकता है, क्योंकि मैं क्या पागल हूं? क्या मुझे जरूरत है? क्या मैं ही करूं काउंसलिंग? उनको करो, इनको करो, उसको करो, मेरी जरूरत नहीं, मुझे काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं। स्टिग्मेटाइज। पर आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं, हर किसी को लगता है, मैं भी अगर काउंसलर हूं तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं एक मानव भी हूं, तो मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे भी लोगों की जरूरत है।
मुझे भी सबकी जरूरत है। तो क्या मैं मेरा दुख और आनंद या अपनी भावनाएं किसी और के साथ, मेरे से बड़े हो, मेरे से छोटे हो, पर जो मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी को साथ में रखे, उनसे क्या मैं शेयर ना करूं? कोई तज्ञ व्यक्ति की मदद ना लूं? बिल्कुल लूं, और मुझे अच्छा लगेगा। Most individuals find the experience of counseling to be insightful and empowering. सचमुच काउंसलिंग कैंप बहुत बार काउंसलिंग का मतलब यही नहीं कि बहुत हंसी खुशी से हाथ में हाथ डालकर चले गए और पिक्चर जैसा दी एंड हुआ। नहीं, पिक्चर में दी एंड हाथों में हाथ डाल के दिया जाता है, पर पिक्चर तो दी एंड के बाद शुरू होता है हमारे फैमिली में, हमारे वास्तवता में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में। पिक्चर जैसा हमारा नहीं हो सकेगा, उन्हें भी 3 घंटे में इसको खत्म करना है। तो मुझे भी 1 या 1.5 घंटे में मेरा लेक्चर भी खत्म करना है। सर, ये पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे थॉट्स, हमारी थॉट प्रोसेस अभी शुरू हुई है। अभी हम अपने पढ़ाई की तरफ, कहीं मैडम ने बताया था, वो जो नीली साड़ी वाली आई थी ना, बड़े बड़े हाथ ऐसे करके करके बता, क्या नाम उनका हुआ, क्या नाम, हाँ उन्होंने कहीं बताया था। मैं शायद, आप जब बुक्स पढ़ेंगे, आप जब कहीं और जाएंगे, तब शायद कभी कभी बीच में मन में आपके आते रहेंगे। जरूर आऊंगी, देखना आप जब भी याद करोगे मैं जरूर आ जाऊंगी। So everyone has their personal preferences and self-interest in the marriage relationship is to succeed. Ideals of compromise and sacrifice need to be practiced. Slide पे जाएंगे. But it is not always right to give in. The marriage relationships grows stronger and healthier only when couples lovingly share and discuss their interests and show a willingness to sacrifice for each other. बातें तो आपसे बहुत कुछ करनी है, बातें हमें बहुत ज्यादा करनी है और बहुत कुछ करना है। लास्ट स्लाइड प्लीज। No relationship is all sunshine, but two people can share one umbrella and survive the storm together. क्या आपको यह उचित लग रहा है? अगर आपको इन सब बातों को देखकर सुनकर उचित लग रहा है, कैमरा, अगर आपको उचित लग रहा है तो आपकी थॉट प्रोसेस आप शुरू रखेंगे। बिल्कुल ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि आज तक मैंने जितना काम किया है वह मेरे परिवार व्यवस्था, मेरी कुटुंब व्यवस्था, मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकगण, मेरे मित्रगण, मेरे विद्यार्थी, मेरे घर के बच्चे, मेरे अभी हुए पोते पोती, हर एक जन से, पेड़ पौधे, हमारा परिसर, हमारा निसर्ग, सबसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं उससे ऋणी हूँ। आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है और आप सब ने मेरा सुना है। मैं आपको तो देख नहीं सकती आज क्योंकि आभासी है, पर शायद किसी बार आप हंसे हैं, किसी बार आपने विचार किया है, किसी बार मैंने बोलते बोलते मेरी आंखें भी शायद भर आई है, क्योंकि मैं आपके ऋण में रहना चाहती हूँ। मेरे सामने आए हुए जितने भी लोग हैं वो और 10 लोगों को, वो अपने परिवार को शिक्षित, सुसंस्कृत और हमारे देश को, हमारे समाज को राष्ट्रहित का अर्चन करेंगे और हमारे समाज कार्य की ऊंचाई को
हमेशा बढ़ाएंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी का और आप सब ने जो अरेंज किया है, मुझे बुलाया है, उनका, और मुझे टेक्निकली जिन्होंने सहाय किया है, उन सभी की मैं बहुत आभारी हूँ। आभारी का मतलब खत्म हो गया मेरी बात, ऐसा नहीं है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। कोविड के इस काल में हमने अपनी सुरक्षितता को रखकर, ध्यान में रखकर, हमारे सैनिक जैसे बॉर्डर पर काम करते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, वैसे ही हमने भी सुरक्षित अंतर रखकर, बार बार सैनिटाइज से हाथ धोकर, मेरे आजू बाजू में भी सबने बैठकर मास्क लगाकर और सुरक्षितता का योग्य पालन कर हम सब लोग समाज में इस कोविड की इस आपत्ति को भी अच्छे से सामना करेंगे। और आप अपने घर में बैठकर अपने खुद की व्यवस्था को खुद को सक्षम करेंगे, हमारे देश के लिए भी सक्षम करेंगे। हर व्यक्ति में हमारा एक चाइल्ड, पैरेंट और एडल्ट होता है। एक साथ ये तीनों भी हमारे सब में काम करते हैं। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़तापूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, और इसी प्रकार से हम करेंगे परिवारों के लिए समुपदेशन। नमस्कार। बहुत धन्यवाद मॅडम. अतिशय सुंदर पद्धतीने बोधात्मक, आचरणात्मक, संवादात्मक विविध पद्धतीने, विविध शैलीने आणि त्यांच्यातील अभिनय कला आपल्याला दिसून आली. आणि आपण याला म्हणू शकतो की हसत हसत व्यंगावर बोट कसं ठेवलं जातं ते त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला दिसलं. दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या घटना किंवा किस्से आपल्याला दिसून आले आणि त्यामध्ये बरेच संवाद सुद्धा फॅमिलियर होते सगळ्यांना. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी प्रत्येकाचं समुपदेशन केलेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्यांच्या ह्या पद्धतशीर सांगण्याला मी एक सूचना करू इच्छिते की मॅडम, तुमचा अभिनय आणि सादरीकरण, लेखन हे अतिशय सुंदर आहे. त्यामुळे तुम्ही याच्यावर एखादा चित्रपट काढला तर सगळ्यांसाठी खूप छान होऊ शकतं, हे असं माझं एक तुम्हाला सांगणं आहे. कारण ते अतिशय छान, प्रत्येक व्यक्तीची म्हणजे त्यांच्या पुढे व्यक्ती अध्ययन येत असतील त्यांना त्यांनी अगदी आत्मसात करून खूप छान पद्धतीने आपल्यासमोर सादर केलेलं आहे. त्यामुळे सगळ्यांना त्या घटना जणू काही आपण चित्रपट बघतो आहोत असाच भासल्या. त्यामुळे खूप आवडलं आणि पोचलं. ते पोचवणंच खूप महत्वाचं असतं. आणि समुपदेशनामध्ये काय काय करायला हवं हे सुद्धा त्यांनी सांगायला न विसरता खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला बोध दिलेला आहे. उद्बोधक असं त्यांचं व्याख्यान झालेलं आहे. त्यांनी शब्दात, वाक्यात कसा फरक असतो तेही सांगितलं. कारण आपल्याला माहिती आहे शब्द हे तीक्ष्ण धारेचं शस्त्र आहे, त्याचा वापर जपूनच करायला हवा. आणि म्हणूनच त्यांनी जे सांगितलं की जसं कुठली प्रॉपर्टी असली की ही माझी आहे असं आपण म्हणतो, त्यालाच आपण असं म्हणू शकतो की ही व्यक्ती माझी आहे. ती याचा राग, लोभ, मोह, मद, मत्सर हे सुद्धा सगळं माझंच आहे. गुण दोष सगळे माझेच आहेत हे म्हटलं तर काहीही वाद राहणार नाहीत. आणि राहिले तर आहेतच आपल्या समोर मॅडम. छान मॅडम. एक फक्त सांगायचे, आय एम सॉरी मी पुन्हा तुमच्याशी बोलतेय. मी मोहोळ सरांना सांगू इच्छिते, सरांना माहिती आहे की मी पहिला पेपर दिला MSW फायनलचा आणि दुसऱ्या दिवशी मोहोळ सर आहेत. मोहोळ सर गायत्री त्यांचं तेच असते. मोहोळ सर आहात का? ठीक आहे, पण इफ इट इज म्हणजे आपण रेकॉर्ड करतोय तर आपण त्याला सांगूया की MSW फायनलला असताना माझा पहिला पेपर झाला आणि दुसऱ्या दिवशी मी बाळंतीण झाले. मला मुलगा झाला अमेय. आणि त्याच्यानंतर चौथ्या दिवशी माझा पेपर होता.
आणि माझं मॅटर्निटी होम होतं 3ऱ्या मजल्यावर महालात आणि सेंटर होतं मॉरेस कॉलेज. आणि मग तिथून आता ही देऊ शकणार नाही कारण बाळंतीणे तर कानात वारं शिरेल आणि मग बहुतेक वेळ लागेल आणि मग असं काहीतरी होईल. तर आमच्या डॉक्टर म्हणाले की PSW ला मेरिट आलेली आहे आणि MSW पार्ट 1 ला पण ती मेरिट आहे. तर सेकंड इयरला आता तिला जाऊ द्या तुम्ही, तिची नॉर्मल डिलिव्हरी झालेली आहे, जाऊ दे तिला पेपरला. तर नाही नाही म्हणाल्या. मग दिलीप म्हणजे माझे मिस्टर, त्यांनी मला पुस्तकं प्रोव्हाइड केली, मुझे किताबें लाती थी हॉस्पिटल में चुपचाप से, और रात में पढ़ते पढ़ते मैंने पेपर की तैयारी की. और चौथे दिन मैं पेपर में गई तो थोड़ी सी तब ऐसी थी, तो थोड़ी सी तब डिलिव्हरी के कारण दुबली हो गई. तो लड़के सब भागने लगे, अरे मंजू तो एकदम रोड झाली, तिला काहीतरी झालं, बहुतेक ती आजारी आहे. तो मंजू रोड झाली कुठे, मंजू को बेटा हो गया था. तो और चौथे दिन और फिर नेक्स्ट आफ्टर 4 डेज ऐसा 12 दिन में मेरे 4-5 जो पेपर्स थे वो हुए और लड़के को शांत थी वो शांत भी घर में करनी थी, वो सब हुआ. आज मैं अभिमान से बताती हूँ, गर्व से आप सबको बताती हूँ कि मेरा लड़का NDA पास आउट होकर इंडियन आर्मी में 14 साल हुए हैं. वो पहले लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर फील्ड मेजर, मेजर, और आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल है. उसका मुझे गर्व है. और ये बेटा मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है. और मेरे पीछे मेरे घर के सास ससुर और मेरे पति और मेरी बेटी भी, जिसकी शादी अभी भी हो चुकी है, और सब लोग मेरे साथ में हैं. और आप जैसे और मेरे शिक्षक गण तब के जो भी थे और मेरे टेक्निकल स्टाफ जो भी था, वो मेरे पीछे और मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार करने वाले सभी लोग, इन सबको मैं अभिवादन करती हूँ. धन्यवाद मॅडम. तर आमच्या पूर्ण कार्यकारिणी म्हणजे तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयाच्या पूर्ण कार्यकारिणी आणि त्यांच्या प्रमुख आमच्या लाडक्या प्राचार्य मॅडम या नेहमीच म्हणजे विद्वान सर्वत्र पूज्यते या उक्तीला आम्हाला असे विद्वान बोलावून सार्थ करून दाखवतात. त्यामुळे त्यांचे सुद्धा आम्ही खूपच मनापासून ऋणी आहोत. त्यानंतर आपण आमच्या प्राचार्य मॅडम डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी यांना कोणाचे प्रश्न असतील अच्छा, तर पूर्वी जर मॅडमसाठी कानडे मॅडमसाठी काही प्रश्न असतील कुणाला तर मी विनंती करते की एकेकाने आपण चॅट बॉक्स मध्ये किंवा अनम्यूट करून विचारू शकता. चॅट मध्ये नाही आहेत का बघा. अंबातीचं एक हे आहे Appreciation. प्रियंका विचार आता आपण अलाउ केलं ना तर विचारते. तुमचे काही आहेत का प्रश्न? विचारायचे का? विद्यार्थी विचारतात त्या अगोदर मी एक विचारतो प्रश्न मॅडम. घ्या सर. माझे एक 2 प्रश्न आहेत मॅडम. एक तुमच्या भाषणामध्ये एक डोमेस्टिक व्हायलन्स हा शब्द आलेला आहे आणि भरपूरदा असा गैरसमज निर्माण झालेला आहे जनमानसामध्ये की डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हटलं की तो महिलांशी निगडीत असलेला विषय असतो. डोमेस्टिक व्हायलन्स आणि व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन ह्या 2 ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या तुम्ही त्याच्यावर थोडासा प्रकाश टाकावा. आणि दुसरा प्रश्न, मॅरेज काउन्सिलिंग मध्ये तुम्ही काउन्सिलर म्हणून असताना कोणत्या स्तराचे जास्तीत जास्त लोक तुमच्याकडे मॅरेज काउन्सिलिंग साठी यायचे यावर सुद्धा तुम्ही थोडंसं मी आताच्या तुमच्या प्रश्नावर बोलते की मॅरेज काउन्सिलिंग करताना कुठल्या स्तरावर आले तर मी मुंबईला असताना साधारण एक असा वर्ग होता जो उच्चस्तरीय होता. म्हणजे मी आता नावं नाही सांगू शकत पण चित्रपटातला मला ते सांगता नाही येणार कॉन्फिडेन्शियलिटी म्हणून. पण चित्रपट सृष्टीमध्ये आपण जे खूप चांगले लोक आणि आदर्शवादी पिक्चर्स जे आम्ही तयार केले म्हणा किंवा डिरेक्शन्स दिले, लेखन केलं, असे लोक जे असतात त्यांच्या सुद्धा आल्या आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सुद्धा आल्या आपल्याकडे असताना. पण मला असं वाटायचं बापरे, आणि म्युच्युअल कन्सेंट डिव्होर्सच्या केसेस जास्त आल्या जिथे ते आपसातच समजून घेऊन म्युच्युअल कन्सेंट डिव्होर्सेस तेव्हा तिथे खूप होत होते. आता नागपूरला आल्यानंतर असं वाटायला लागलं अरे आपल्याकडे असं होणार नाही कधीच.
कारण आपण तसे नाही आहोत आणि आपल्याकडे तर अजून कुटुंब व्यवस्था फार चांगली आहे. पण जसं असं काही व्हायला लागलं तर तेव्हा अगदी सुरुवातीला फार खालच्या गटातले येत होते की जे दारू पिऊन बायकोला मारतात, मारहाण करतात किंवा अनएम्प्लॉयमेंट म्हणा, ॲडिक्शन म्हणा, त्यांच्यासाठी आपण डिएडिक्शन सेंटर्सना वगैरे पण त्यांना पाठवलं. बायकांना मारहाण ह्या सगळ्या गोष्टींच्यासाठी अगदी खालचा स्तर होता ते यायला लागले. ते होतेच म्हणजे सुरुवातीला. मग यायला लागले मिडल क्लास फॅमिलीमधले. मिडल क्लास फॅमिलीमधले म्हणजे आपण विचार पण नाही करू शकत की अरे बापरे या घरामध्ये कसं काय असं होऊ शकतं किंवा. आणि तिसरा क्लास होता तो म्हणजे उच्चस्तरीय. उच्चस्तरीयमध्ये प्रॉपर्टीसाठी म्हणजे लोकांकडे इतका पैसा आहे आणि इतका जास्ती पैसा आहे की त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रॉपर्टीसाठी भांडणं होऊन आणि वादविवाद होऊन पण वृद्धांना बाजूला टाकून त्यांच्यासाठी काहीच न करता परदेशात जाऊन बसलेले मुलं मुली किंवा लोक आणि वृद्धांकडे दुर्लक्ष करणारे अशा लोकांच्या सुद्धा केसेस मेंटेनन्ससाठी यायला लागल्या. शिवाय बरेचदा लोकांना असं वाटायला लागलं की आता वृद्ध जरी झालो असलो तरी कंपॅनियनशिप हवी म्हणून लग्न पण आपण इथे करावं म्हणून वृद्धपणामध्ये सेकंड मॅरेजेस पण झाले. पण सेकंड मॅरेजेस मध्ये सुद्धा काही काही फेल्युअर झालेले मॅरेजेस म्हणजे अतिशय चांगल्या घरांमधले सुद्धा लोक आपल्याकडे आलेत आणि सगळ्या स्तरातले लोक आलेत. असं कुठे जात पात किंवा आर्थिक किंवा बायकांनीच टाकलेले असे नाहीत तर दावे बायकांनी मेंटेनन्ससाठी टाकलेले आलेत किंवा पुरुषांनी पण रेस्टिट्यूशनसाठी टाकलेले आलेत किंवा असे वेगवेगळे सगळेजण आलेले आहेत. त्याच्यामुळे यात कुठल्या स्तरातले आले हा विषयच अजिबात नाही. सगळ्या स्तरातले आता तुम्हाला दिसतील अवेअरनेस भरपूर झालेला आहे. डोमेस्टिक व्हायलन्स हा आता 2005 मध्ये आलेली हे आहे त्या नियमानुसार अधिनियमानुसार घरामध्ये झालेला व्हायलन्स आणि कुटुंबात घडणारा व्हायलन्स तर कार्यकाळामध्ये होणारा म्हणजे आपण त्याचा कायदाच थोडासा वेगळा आहे. आणि घरगुती कारणावरून हिंसाचार होणं घरगुती कारणामध्ये घरामध्ये हिंसाचार होणं मारहाण होणं त्याच्यात मानसिक सुद्धा हिंसाचार आला. त्याच्यामुळे हा कायदाच त्याच्यासाठी वेगळा बनवला गेलेला आहे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे वेगळे म्हणजे जे सामान्य कायदे आहेत ते सुद्धा हिंदू मॅरेज ऍक्ट मध्ये सुद्धा ते येतात आहेत आणि हिंसाचाराचा कायदाच वेगळा केलेला असल्यामुळे त्या कायद्या अंतर्गत येणारे ज्या केसेस आहेत त्या सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने आपण हाताळतो आहोत. त्याच्यासाठी थोडी एक कमिटी पण वेगळी बसते आणि त्याच्यावर काम पण फार वेगळ्या पद्धतीने केलं जातं. तिथे सुद्धा काउन्सिलर्स असतात आणि डोमेस्टिक व्हायलन्स आणि घरातला व्हायलन्स विमेन कशाला आता तर एखादी म्हातारी बाई असेल तरी सुद्धा तिच्यावर आणि कौटुंबिक न्यायालयात असताना तर आता म्हणजे आम्हाला अनुभवाला आलेलं माणसं सुद्धा खूप मार खातात. अगदी कारण असं की तो माणूस म्हणाला की मी हिच्या आजचा 10-15 झापडा खाल्ल्याशिवाय खाऊन मारून दे बाबा मला पण तू शांत हो चुप बस कारण मला घर टिकवायचंय. तर ही आपल्याला अतिशयोक्ती वाटेल कारण आपण कधी बायकांनी मारलेलं बघितलंच नाही. बायकांनी मार खाणं इट इज राईट म्हणजे नवऱ्याने दुसरं लग्न करणं ठीक आहे काय पाठावरचं लग्न केलं अमुक केलं बायकांनी केलं ते वाईट पण नवरे सहन करतात आहेत आता कारण बदलती हे आलेली आहे आणि 50% अर्ध काम आम्हाला करायचं 50% मी कणिक चुंबली तर बायकोने पोळ्या लाटल्या नाही मी पोळ्या लाटल्या बायकोने खाल्ल्या मी ती जेवली मी भांडे घासले म्हणजे असं आम्ही अर्ध काम करतो. मी भाजी चिरली तिने भाजी टाकली तिने भाजी खाल्ली मी प्लेट धुतली अशा सारखा सुद्धा आता सगळा जसा जमाना बदलत गेला आहे तसतसं वागण्याच्या पद्धती पण बदलत गेलेल्या आहेत. तर आपण डोमेस्टिक व्हायलन्सवर अगदी सुरेख एक लेक्चर नक्की वेगळं आपण एक ठेवतो खूप वेगळा आणि चांगला विषय आहे आणि महत्वाचा. थँक्यू सर विचारल्याबद्दल कारण प्रश्न निर्माण होणं एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. धन्यवाद मॅडम खूप छान पद्धतीने मला एक उत्तर प्रश्न दिलं. विचारायचा. आणखी आहे आपल्याकडे पुराणिक मॅडमला पुराणिक मॅडमला एक प्रश्न आहे.
मला हा प्रश्न आहे मॅडम की आपण सगळेजण सोशल वर्कर आहोत आणि मॅरेज काउन्सिलिंगची गरज म्हणजे लग्नाच्या कोणत्या वर्षात जास्त पडते, म्हणजे याच्या सर्वात जास्त समस्या लग्न झाल्यानंतर केव्हा आपल्याकडे काउन्सिलिंग करता येतात, हा एक विषय आता सध्या भरपूर चर्चेचा आहेत. आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आपल्याला जर सोशल वर्करला करायचे असतील तर ते काउन्सिलिंगच्या मार्फत आपण कसं करू शकतो आणि कोणत्या वर्षात सर्वात जास्त केसेस येतात म्हणजे लग्न झाल्यानंतर, हा एक प्रश्न. लग्न झाल्यानंतर जर का तुम्ही म्हणाल तर आता वो 7 दिन असं जर म्हटलं तर त्या 7 दिवसामध्ये पण डिस्प्यूट येतं आणि 7 दिवसात काय, एका दिवसात काय. आणि नवरा नवरी परदेशातनं नवरा आला इकडे, दुसऱ्या देशातनं त्याची बायको आली इकडे, त्या दोघांनी पण थाटामाटात मस्त लग्न केलं आणि तिला जॉबवर जायचं होतं अमेरिकेतच वेगळ्या दिशेला आणि नवरा गेला वेगळ्या दिशेला आणि ते पुन्हा कधीच भेटले नाही. आजोबांना, नवऱ्यानी आपल्या आजोबांना वकीलपत्र दिलं, नवऱ्या मुलीनी आपल्या आजीला वकीलपत्र दिलं, दोघंही म्हातारे आजोबा आजी. आम्हाला तर वाटलं की हे दोघं जण कपल आहे की काय, पण मग नाही, ते म्हणाले नाही, मी मुलाचा आजोबा आहे, त्यांनी मला पॉवर ऑफ अटर्नी दिलेली आहे, असं करत आले. आणि आजी म्हणाली हो हो, माझ्या नातीने मला पॉवर ऑफ अटर्नी दिली, आम्ही सह्या करतो, मला कबूल आहे की यांचा डिव्होर्स होणार. इथपर्यंत जर का आता डिव्होर्सची पिरियड आलेला आहे आणि 7 वर्ष म्हणजे माझ्या मताप्रमाणे तरी पहिली 5 वर्ष फार क्रिटिकल असतात. कारण नेहमी असं होतं की लग्न होतं आणि न समजण्याच्या आतच बाळ म्हणजे प्रेग्नन्सी येते आणि प्रेग्नन्सी आल्याबरोबरच मग ते आता बाळाला कोण सांभाळणार, तिच्यामध्ये होणारे बदल आणि तिने कधीच जे अनुभवलं नाही तिच्यात होणारे शारीरिक मानसिक सगळे बदल आणि शिवाय घरच्यांच्या अपेक्षा या कुठेच कमी झालेल्या नसतात. तर ते सगळं करणं याच्यामध्ये खूप फरक पडतो. आणि मग आता बाळाला कोण सांभाळणार, त्या बाळापासून तर बाळाचं बारसं कोण करणार, मग बाळणपण कोण करणार, मग डोहाळ जेवण पहिले कोण करणार, मग डोहाळ जेवणाच्या वेळेला कोणी काय दिलं कोणी काय नाही दिलं. तर ही पहिली 7 वर्ष माझ्या मते फार क्रिटिकल असतात. ही 7 वर्ष जर का जपली तर उत्तम. पण जसं मी हे दोघांचं सांगितलं की एकत्रच आले नाही, ते फक्त लग्नाच्या वेळेला एकत्र होते, तसं एक डिव्होर्स, एक डिस्प्यूट, मी गृहस्थ 84 वर्षाचे आणि बाई 78 वर्षाच्या, त्यांचा डिव्होर्स माझ्याकडेच झालेला आहे. त्याच्यामुळे आता डिस्प्यूट यायला कोणत्या वयातलं, किती काळापर्यंत, केव्हापर्यंत सांभाळावं, तर हा विषय आता राहिलेला नाही. अगदी गमतीचा भाग म्हणून सांगायचं झालं, कोर्टातला आणि गमतीचा भाग म्हणे मला आता ही बायको नको. नवरा म्हणा मला आता ही बायको नको. अरे का नको, इतकं वय तुमचं झालं, पोरं बाळ झाले, सुना आल्या, सगळं झालं. तर ह्या पेरेंट्स मध्ये ना पण जरा गमतीशीरपणा असतो, सुना पण काही कमी नसतात. कधी सासूला आपल्याकडून करतात, कधी सासऱ्याला आपल्याकडून करतात आणि मुलं पण जरा अशीच असतात, म्हणजे दोष कोणालाच नाही. तर भांडणं त्या दोघांमध्ये लागतात. मग मला सुनेने लवकर खायला दिलं, मग सासू म्हणते हो आता आली ना तुमची सून, बघा ना आता तिला, मला कशाला मागतात. म्हणजे त्या बायकोला वाटतं की आपलं इम्पॉर्टन्स कुठेतरी कमी झालं, खरं म्हणजे त्याच्यात काहीच नसतं, गैरअर्थ काहीच नसतो. पण आता म्हणजे माझं इम्पॉर्टन्स कुठेतरी कमी झालं आहे, हे एका विशिष्ट वयामध्ये पण वाटू शकतं. ते वय असतं साधारण 45 ते 60च्या वेळेचं. मग आता ह्याच्यामध्ये पण माणसांचे डिस्प्यूट्स आपल्याकडे येतात की बायको नको. आता तुम्हाला माहितीये की एक वय असं साधारण ज्याच्यामध्ये बायकांच्या पण तब्येती बिघडतात आणि पोट जरा खराब होतात. आता पोट जरा खराब व्हायला माणसांनी जोरात काहीतरी केलं तरी चालतं, पोट खराब झालेलं असलं तरी. पण बाईनी कसं केलेलं अजिबात चालणार नाही, हसलं जाईल कुठून वेगळीकडून, इकडनं म्हणा गॅस सोडला किंवा आणखीन कुठून गॅस सोडला, ते चालणार नाही. तर त्या माणसाने ही म्हणे माझ्या आजूबाजूला फिरून भयंकर गॅस सोडते आणि मला आता ही नको. आता तुम्ही सांगा, एका विशिष्ट वयामध्ये नवरा आणि बायको यांनी आपल्या होणाऱ्या शारीरिक बदलांना जर का जाणून घेतलं, जपून घेतलं, वेळीच योग्य आणि वैद्यकीय मदत दिली,
तर मुलं आणि नातवंड झाल्यावर सुद्धा होणारे जे डिव्होर्सेस आहेत त्यांना आपण रोखू शकतो. म्हणजे आपण 3 स्टेजमध्ये तुमच्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर की प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग याच्यामध्ये खूप महत्वाचं असतं. काउन्सिलिंग ज्या वेळेला उपयोगाचं वाटतं त्यावेळेला कदाचित आपल्या शरीरात होणारे बदल, कारण शरीर हे वाढत जाणार, जबाबदाऱ्या वाढत जाणार, आपलं अवयव आणि आपण तेच जरी असलो, माझं नाव मंजुषा कानडे जरी असलं तरीही पण माझ्या शरीरात होणारे बदल हे मला स्वीकारले पाहिजे. कारण मी जरी तेवढी आता जरी सॉरी मी जरी अशी यंग यंग दिसत असले तरीही पण माझं वय वाढतंय मला माहितीये. ते माझ्या गमतीचा भाग सोडल्या, मी गंमत पण फार करते. तर हा असा भाग सोडल्यावर पण माझं वय मात्र तितक्या वर्षांचं झालेलं आहे याची पण जाणीव घेऊन योग्य वेळी योग्य तज्ञांची मदत, वैद्यकीय तज्ञांची मदत, लागली तर सायकेट्रिस्टची, लागली तर न्यूरोलॉजिस्टची मदत घेण्याकरता कुणीही हिचकिचाहट करू नये हे मी नक्कीच म्हणेन. तर मग आपण काउन्सिलिंगला वेळीच रोखू शकू. आणि स्पर्धा आणि हे तुलना या 2 गोष्टी टाळाव्या. कारण आपल्या घरात जसं आहे तसं आहे, मी आहे ही अशी आहे. त्याच्यामुळे त्यात आनंद आणि समाधान मानणं म्हणजे काही प्रगती करायची नाही असं अजिबात नाही. पण प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग वेळीच काही आपल्यामध्ये बदल दिसले तर घरातल्या लोकांना सांगणे आणि त्या तज्ञांची योग्य मदत घेणे. कधी मुलं किंवा मुली किंवा जावई आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन करत असतात, सोयरे सुद्धा आपल्याला चांगले मार्गदर्शन करत असतात. पण कधी कधी आपला इगो हा जरासा आड येतो आणि मला जास्ती समजतं, तुमच्या सल्ल्याची गरज नाही असंही पण वाटणारे लोक असतात. त्याच्यामुळे जनजागरण, आपसात बोलणं अशासारखे चांगले कार्यक्रम संवादाच्या रूपातले अरेंज करणं, म्हणजे मलाच बोलवा असं नाही अजिबात, पण असं करणं हे एक चांगल्या जनजागरणाचं काम आहे असं मी म्हणते. लिमिटेशन आहे त्याच्यामुळे एखाद दुसरा प्रश्न. एक प्रश्न आहे मम्मी. एक प्रश्न प्रश्न आहे, कोणाचा आहे? मुलगीचा आहे. वाचून काय प्रश्न आहे तुझ्या. मैम, हम फील्ड वर्क में कभी केसेस सॉल्व करने जाते हैं तो लोग हमारी बातें नहीं सुनते. समटाइम्स केस सॉल्व करने प्रॉब्लम होती है. वैसे एज अ प्रोफेशनल काउंसलर आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? सीरियसली फील्ड वर्क के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं और हम युवावस्था में होते हैं, युवावस्था ही ऐसी है कि हमें लगता है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है वो अगले ने सुनना ही चाहिए, क्योंकि मैं अच्छाई के लिए बता रही हूँ, उनकी अच्छाई के लिए बता रही हूँ. पर क्या उन्हें ये पता है कि ये हमारे अच्छाई के लिए है? तो ये पहली कठिनाई, ये पहला कठिनाई का स्तर हमें फील्ड वर्क में इसीलिए बोला जाता है कि आप एक जनजागरण का प्रोग्राम रखिए. आप घर में ना जाइए, आप पहली बार अगर हैं तो ऐसा एक 4 लोगों को बिठाकर कुछ व्यवस्था कीजिए, छोटा सा एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर दीजिए. और वो मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत सालों से पहले का बता रही हूँ. एक लड़की जली हुई गांव में मुझे मिली, तो उसके बारे में बता दिया, ये नानू है ना, मेरा एक आर्टिकल भी है उस पर, ये नानू है ना, इसके आंख में भूत आता है, इसको करनी कर दी है. करनी समझते हैं आप लोग? टोटका कर दिया है और ये गिरती रहती है. हमने कोमड़ा भी काटा, पानी भी दिया, सब कुछ हुआ, महाराज के पास लेके गए, कुछ नहीं हुआ इसको. तो अब आप बताइए, वो 4 बार जल चुकी, चूल्हे पर पड़ी, एक बार कुएं में पड़ी, पर उसका भाग्य इतना था, डोरी पर बहुत बड़कट हुई डोरी, तो वो नहीं गई. फिर हमने उसको बहुत अच्छे से आराम से जितने दिन तक का फील्ड वर्क था उतने दिन तक उसको चलाया. फिर नानू को कॉन्फिडेंस मिल गया, उसके पिताजी को कॉन्फिडेंस मिल गया कि देखो आपने बकरा भी काटा, कोमड़ी भी काटा, उसको पानी भी दिया और सब कुछ होने के बाद भी इसको कुछ नहीं हुआ. तो एक काम करेंगे क्या, एक तांत्रिक है नागपुर में, उनके पास लेके जाएंगे क्या. अभी नीरे गांव से आगे थारे गांव, तो उनका विश्वास पैदा करने के बाद
वो लड़की को देखो बाबा, आप लेके जाते हैं तो तंत्र वाले बाबा के पास लेके जाना, डॉक्टर वाक्टर नहीं चाहिए हमको, दवाई ववाई नहीं खिलाएंगे, अपने आप बिल्कुल नहीं खिलाना दवाई, अपन देखेंगे क्या करेंगे। सिम्स में डॉक्टर टावरी हम सब लोग मिलकर काम करते थे तब। तो उसे लेके गया, उसको एपिलेप्सी के अटैक आते थे। अब उनको कहाँ पे वो एपिलेप्सी समझा के देंगे, मिर्गी आती है। तो डॉक्टर टावरी ने उसको दवाई देना शुरू किया और उसको बताया गया कि ये पाउडर, हर एक चीज की पाउडर, अंगारा दुकारा ऐसी पूड़ियां बना के दी हमने नानू को, 31 पूड़ियां बना के दी। वो कूटने का काम, पूड़ी बांधने का काम, अंगारा दिया है। अंगारा देने के बाद, वो गांव में जाने के बाद, रोज लेना नानू अंगारा, पानी में डाल के। तो उसने बता दिया कि हाँ वो बड़े बाबा थे ना, वो पैंट शर्ट पहने थे और बाबा के यहाँ तो बड़ा बड़ा कुछ तो भी था, वो टीवी जैसा लगाया हुआ था। और नानू को 1 महीने की दवाई से उसमें चेंजेस आ गए, नानू अच्छा बर्ताव करने लगी। नानू की जो शादी हुई थी वो आदमी, क्योंकि गांव में ये भी श्रद्धा अंधश्रद्धा चलती रहती है कि शादी कर दो बस सब समस्याएं खत्म हो जाती है, दारू पीने लड़का अच्छा हो जाएगा, वो बेवड़ा है अच्छा हो जाएगा, शादी कर दो, लड़की बड़ी अच्छी मिल जाएगी एक बार, अरे शादी होने का अभी नहीं सुधरा, अरे लड़का हो जाने दो अभी अच्छा हो जाएगा, बच्चे एक हुआ, अरे लड़की हुई इसलिए वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अभी लड़का हो जाने दो अच्छा हो जाएगा ना। ये विश्वास, तो ये श्रद्धाएं अंधश्रद्धाएं हम फील्ड वर्क के बाद वक्त बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम ले लो, थोड़ा सा रैपर एस्टेब्लिश करो, ये रैपर एस्टेब्लिश करने के बाद उन लोगों को कुछ पते लेके जाओ, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा हो गया तो क्या करना है, और आजकल टीवी है घर में तो क्या क्या देखना है, हमें टीवी में सीरियल और ये सब देख के वो, और फिर एक औरत ही दूसरी औरत का विश्वास करती रहती है और प्लानिंग करती रहती है, वैसा वो सीरियल मत देखो। जो दूरदर्शन वाली सीरियल अच्छी दिखती है वो दिखाओ, एक आध डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओ, आप लेके जाके फील्ड वर्क में गाँव में अगर हो रहा है तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओ, और एक अच्छा सा उन्हीं में रिसोर्स मैनेजमेंट, सपोर्ट नेटवर्किंग, अभी ये सब बात अभी अपने पास नहीं है पर मैं कहूँ कि सपोर्ट नेटवर्किंग, वहीं पे कुछ नेता लोग होते हैं, वहीं के लोगों का लोग मानते हैं, आपकी बात भले ही ना मानते हो पर उस नेता को पकड़ो, वो लीडर को पकड़ो। एक आध औरत रहती है और वो बहुत उसको अच्छा लगता है, मेरी बातें सुन ली तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, यूं करके भी औरतें, ऐसे लोगों को ढूंढो, वो लोगों की बातें लोग सुनते हैं, उनको लेके कुछ काम करो, होगा। आपने प्रश्न पूछा है, इसका मतलब आपके सामने आह्वान है, आपके सामने आह्वान है, वो समस्या है, उस समस्या को आह्वान रूप से लेकर आपको जो संधि मिली है, आपको जो चांस मिला है फील्ड वर्क करने का, इसमें आप 100% मैं कहूँ सफल हो जाएगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया मैडम, और इतने प्रश्नों में मुझे लगता है सारे प्रश्न कवर हो गए हैं, अभी शायद किसी को प्रश्न ना रहे, इसलिए हम प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं। और मैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर स्वाति धर्माधिकारी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो कुछ शब्द कहें। धर्माधिकारी मैडम। आज की प्रमुख वक्ता डॉक्टर मंजुषा कानडे जी, मंजुषा त्रिफळे कुमारी मंजुषा त्रिफळे पासून मंजुषा कानडे मैडम तक का आपका जो सफर है, ये सफर आज आपके वक्तव्य से हमें पता लगा है। अभी मैडम सीधी नहीं मेरा बताओ इतना, ऐसा संकोच उनको हो रहा था की मेरा माझा इतका परिचय नका देऊ, मी म्हटलं तुमच्या परिचयातून तुम्ही कळता आम्हाला, त्याच्याही पेक्षा तुमच्या वक्तव्यातून तुम्ही आम्हाला कळल्या। जो आपकी शैली है उसका फ्लो आज हमने अनुभव किया है। कोई भी कलाकार जो होता है उसका एक फ्लो होता है, और वो फ्लो में जब आती है व्यक्ति तो उसका जो वक्तव्य होता है, उसका जो कथन होता है वो इतना सुंदर होता है कि मैं खुद को भाग्यशाली मान रही हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको हम यूट्यूब पे डाल पाएंगे ऐसे दिनेश मुझे लगता है। तो आपके वक्तव्य को सुनने के बाद मैंने कुछ कहना चाहिए ऐसा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी कि कानडे मैडम की जो आज की स्थिति है, ये स्थिति आज आप जहाँ पे है वहीं से शुरू हुई थी।
आप उसी स्टेज पे हो जहाँ से मंजुषा त्रिफळे ने उनके क्या प्रवास उनका शुरू हुआ था। आज हमारे काउंसलिंग के डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद उसी स्टेज में है कि डिलीवरी होने की है या होने वाली है, और उसके बाद उनको ये फिर याद आएगा की मॅडम ने जो बताया था वो हम किस तरह से आगे। मला एक फोन आला, कोणाचा मला आठवत नाही, प्रियाचाच होता। प्रिया वो कह रही थी कि मैं बाद में दे दूं तो चलेगा क्या एग्जामिनेशन, मैं अभी नहीं देना चाहती है, आणि दुसऱ्या कोणाचा होता। म्हटलं नाही, तू आता द्यायची आहे, आणि तू जेव्हा डिसीजन घेतलं, जब आपने डिसाइड किया कि मैंने ये डिप्लोमा करना है, तभी आपका भविष्य तय हुआ है। तो आपने उसको आगे जाकर के फेस करना है, जो मंजुषा मैडम ने किया। सो शी इज एन एग्जाम्पल टू ऑल अवर स्टूडेंट्स दोज हु आर इन ट्रबल, कि आप किस तरह से खुद को कायम रख सकते हैं। और मैं तो फैन हूँ मंजुषा मैडम की, बताते हुए मुझे बिल्कुल हर्ष होता है कि जिस स्टाइल से वो बात करती है, बहुत ही सुंदर। तो ये अभिनय है ऐसा नहीं है, ये उनका एक्सपीरियंस है। ये कोई सिर्फ ऐसे क्या त्याचं ऍक्टिंग नाही करू शकत आपण, असं आहे। when it comes from within, when it comes from your experience, then that flow will be there। तो ये आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको मेहनत भी करनी है। मुझे मंजुषा मैडम के बारे में याद आता है, मैंने जब ये कॉलेज ज्वाइन किया था तो उनके बारे में मुझे पता लगता था कि ये सगळ्या वक्तृत्व स्पर्धा गाजवणारे आहेत। बहुत जगह पर उन्होंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस लिए हैं। उसके आगे तो पारितोषिकों का, उनके रिवॉर्ड्स का, अवार्ड्स का एक सिलसिला चला। लेकिन मुझे लगता है कि उसके सबके पीछे आपकी सिंसियर एफर्ट्स है, आपका मोटिवेशन है, आपकी लगन है। और मंजुषा मैडम के बारे में और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो देश के प्रति उनके मन में प्यार है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक। तो ये बहुत सारे उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं जो मुझे बहुत भाते हैं। मुझे लगता है कि त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क को भी आज गर्व है कि कितने साल बाद, 40 साल बाद, 40 साल बाद यहाँ पे, उसके पहले भी आ चुके हैं मैडम, हमारे साथ बात कर चुके हैं। तो फिर से उनका जो खास जिसको हम एक्सपीरियंस कहेंगे, यानी मैरिज काउंसलर करके जो उनका स्पेशलाइजेशन है, और बहुत एक यूनिक एफर्ट उनके है कि जब ये शुरुआत हुई थी, फैमिली काउंसलिंग की शुरुआत हुई थी, तब से मैडम ने उस पर काम किया है। सो शी नोज द ट्रांजिशन इन द फील्ड एंड शी हैज विटनेस्ड दैट एंड शी हैज वेरी वेल कम्युनिकेटेड द लर्निंग्स टू यू। आज उनका जो पीपीटी यहाँ पे उन्होंने दिया, ये मुझे लगता है कि कोई भी टीचर नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर यदि सिर्फ टीचिंग से ही वास्ता रखता है, सिर्फ बुक से ही वास्ता रख सकता है, तो उसका इस तरह का पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। सो वी आर रियली रियली थैंकफुल कि हमको फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके फील्ड एक्सपीरियंसेस, फील्ड एक्सपर्टीज हमको यहाँ पर मिल पा रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, और एंडलेस है, मैं जितना बोलना है उसको मैं शायद, समय की पाबंदी है, और मुझे लगता है कुछ मैंने आगे के दिनों के लिए रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि वंस मोर तो मिला ही है आपको। अरे बाप रे। मेरी तरफ से तो मिला है, बाकी की भी तरफ से मिला है कि काउंसलिंग की बैचेस सिर्फ नहीं, कोई भी सोशल वर्कर एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी अपनी कैसे बना सकता है, इसकी एक एग्जाम्पल आप है। तो सभी का हौसला बढ़ा है आपके यहाँ पे आने के कारण, और बहुत बहुत मुझे खुशी है। धन्यवाद तो आगे देने वाले हैं लोग, लेकिन मैं धन्यवाद अपनी तरफ से ही कर रही हूँ, कॉलेज की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से भी। लेकिन आते रहिए, आपका कॉलेज है, और हमको इसी तरह से आपके क्या बोलिए, स्पेलबाउंड करना जो होता है, वैसे हुए थे आज। So I am glad to sit next to you and experience the flow. So thank you so much, Manjushri. Thank you. It's my pleasure. Absolutely. खूप छान सांगितलं मॅडम, तुम्ही सर्वांच्या वतीने छान सांगितलं। भाषण, संवाद आणि त्यानंतर येतो तो धन्यवाद, जो आपण मानसी रहांगडाले वर सोपवलेला आहे। तर मी तिला अनुरोध करते की औपचारिक धन्यवाद आपण द्यावा। मानसी रहांगड। थँक्यू प्रियताई। आज तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयामध्ये विवाह समुपदेशनाचे वेबिनार घेण्यात आले, आणि
आजच्या या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्ता डॉक्टर मंजुषा कानडे मॅडम यांनी अद्भुत आणि मोलाचे मार्गदर्शन आम्हाला केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे तिरपुळे समाजकार्य महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅडम यांनी आपली उपस्थिती दर्शवली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे तिरपुळे समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉक्टर शिल्पा कुराणे मॅम, डॉक्टर रोशन गजबे सर, संध्या कटिंग मॅम, शिल्पा दिवेकर मॅम यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे मंच व्यवस्थापक आणि तांत्रिक सहकार्य केल्याबद्दल दिनेश मंडपे याचे सुद्धा आभार व्यक्त करते. तसेच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ऑनलाईन मोडवर असणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक तसेच इतर तसेच सर्वांचे आभार व्यक्त करते. आणि आजचा कार्यक्रम वेबिनार इथं संपला असेल. शिल्पा, थँक्यू. तुला खरंच लाईक म्हणजे आणि तिने इतकं सुंदर कम्युनिकेशन ठेवलं. जिवंतर मॅडम खूपच व्यवस्थित, म्हणजे सुरुवातीपासून इतकं सुंदर कॉल. आणि मला येताना मुख्य म्हणजे अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय.